हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, एसएससी के पेपर में एसएससी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो से भी आपको आने वाले 2024 के जितने भी पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो एग्जाम सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक देखें ताकि आप भी इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा और लोथल। लोथल में एक आर्टिफिशियल पोर्ट भी पाया गया, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह। और कालीबंगा पड़ता है आपके राजस्थान में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, बनावली और चंदोड़। तो चलिए बनावली के बारे में कुछ और विशेषता जान लेते हैं। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। बनावली की नगर योजना शतरंज की बिसात या जल के आकार की बनाई गई है। ठीक है। अब चंदोड़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदारो जैसे अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना में यह एक छोटी सी बस्ती थी। यहाँ का जो स्थल था ना, वो लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदारो और हड़प्पा। मोहनजोदारो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। और हड़प्पा जो है एक ऐसा शहर है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी 1921 में। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदारो और धोलावीरा। अब धोलावीरा के बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मिले हैं खंडर बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आप नोट डाल के लिखिएगा अपनी कॉपी में। बताइए हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं मिली हैं वो किस धातु की मिली है? तो आपको आंसर लिखना है टेराकोटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप स्टार मार के। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोते थे? तो बोते थे कपास की फसल। वो कपास की फसल में अग्रणी थे। मतलब सबसे ज्यादा वो कौन सी फसल बोते थे? उसका आंसर है कपास। ये दो क्वेश्चन आपको स्टार मार के लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया में जन्मे अमेरिकी कोशिका नुवंशिका विज्ञानी जोहिन तिजो ने 1956 में घोषणा की कि मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर 2, 46। देखिए ये रही इनकी तस्वीर। अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। गुणसूत्र की जो खोज की थी वो जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वोल्फ फ्लेमिंग ने की थी। और 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र शब्द की खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए विनियमनों की एक श्रृंखला तैयार की? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। वह भारत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह अपने ससुर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से
1316 तक के बीच शासन किया। अगला पॉइंट देखते हैं। उसने अपने शासन काल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत बनाया। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ये इतनी बार पेपर में आया। बताइए, जासूस प्रणाली को किसने मजबूत किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना का निर्माण किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया और सैनिकों को वेतन के रूप में नगद भुगतान किया। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये राजा है और इसका किसी से युद्ध हो गया और अब इसको चाहिए सेना। तो पहले जो सेना थी वो परमानेंट नहीं होती थी। जब भी किसी राजा को युद्ध का अंदेशा होता था तो वह अपने पूरे राज्यों में लोग इकट्ठे करता था और पैसे दे के उनको लड़वाता था। यानी कि जो भी वो सेना इकट्ठी करता था वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ती थी, और उसके बाद जब लड़ाई खत्म हो जाती थी तो अपने अपने व्यवसाय में लौट जाते थे वो। तो इसलिए वो जो सेना थी वो स्किलफुल नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे। तो इस सब को खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी परमानेंट आर्मी बनाई। उसने सबको वेतन दिया और तनख्वाह पे सिपाही रखे ताकि उसकी आर्मी अच्छी स्किलफुल हो सके, वो एक प्रोफेशनल सिपाही बन सके। आप सपोज कीजिए आपके पास एक तरफ तो 10,000 सैनिक हैं जो कि परमानेंट नहीं लड़ते, कभी कभी लड़ते हैं, और एक तरफ आपके पास 5,000 ऐसे सिपाही हैं जिनका काम सिर्फ लड़ना ही है। तो वो इन 10,000 पे ये 5,000 भारी पड़ जाएंगे। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट पास किया अपनी आर्मी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और डिटेल जानते हैं। राणा कुंभ ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बताइए विजय स्तंभ क्यों लहरा गया, कब लहरा गया, किसने लहरा? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला विजय स्तंभ 1440 से 48 का निर्माण महाराणा कुंभ मेवाड़ के राजा ने करवाया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक अलाई दरवाजा, सीरी किला, हौज खास, जमात खाना, मस्जिद, ये सब है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश कौन था? ये एक गुलाम वंश का राजा था और ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसने 1211 में आराम बख्श जमा करने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए। बताइए शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए? तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। उसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का और टका का तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाए। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, बताइए पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाए? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। ये मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना, बस आपको नोट करने हैं अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, बताइए पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था, स्वतंत्र सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 1249 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से लेके 1286 तक राज्य किया।
और बलबन ने सिजदा और पाबोस की परंपराएं चलवाई अपने दरबार में, जिसमें लोग उसके पैर छूते थे और चूमते थे। ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद सल्तनत कमजोर हो गई और कई विद्रोह हुए। रईसों ने जलालुद्दीन खिलजी को सिंहासन पर बिठाया। खिलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने एक साजिश रची और सुल्तान जलालुद्दीन को मार डाला और 1296 में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। देखिए इसका सीक्वेंस बना, पहले बलबन, बलबन के बाद जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक नई दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका जो मूल नाम था उलुग खां। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा था उसने अपने जीवन में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए और इन नए नए प्रयोग के द्वारा वो बहुत बार असफल हुआ, इसलिए उसको पागल सुल्तान भी कहा जाता था। और उस दौरान उसने अपनी राजधानी भी बदली। उसकी राजधानी थी दौलताबाद और फिर राजधानी वही कर ली, पहले चेंज की फिर वही कर ली। ठीक है ना, इसलिए इसको पागल राजा कहा जाता था। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य जो था वो चांदी के सिक्के के बराबर था। अब लोगों ने क्या किया, सारे के सारे सिक्के ले लेके अपने घर में रख लिए और उन्हें तोड़ तोड़ कर उन्हें चांदी के दाम में बेचने लगे। तो ये योजना भी इसकी बेकार गई। ठीक है, इसलिए इसको पागल सुल्तान का दर्जा मिला। अगर पूछा जाए बताइए ऐसा कौन सा बादशाह था जिसको पागल सुल्तान का दर्जा मिला, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, एमबीटी बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत खतरनाक नाम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर है 2, 3, 4, यानी कि हमको पहला नहीं पढ़ना, फिर भी पढ़ लेते हैं। विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब देखिए इसका जो गठन किया गया था ना वो 1923 1 जनवरी में किया गया था, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बताइए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो वो थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ठीक है, ये आपको नोट करके लिखना है अपनी बुक में। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक महत्वपूर्ण कारण था रॉयल एक्ट। देखो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया ना पेपर में, इसको बस पलट पलट के पूछते रहते हैं। बताइए असहयोग आंदोलन किस कानून की अगेंस्ट में चला गया, तो वो है रॉयल एक्ट। ये भी पूछ सकते हैं, बताइए रॉयल एक्ट कानून के लिए भारतीयों ने कौन सा आंदोलन छेड़ा या गांधी जी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा। ठीक है, और ये भी आ सकता है, बताइए असहयोग आंदोलन कौन से सन में हुआ था, 1920 में। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीति दलों ने बहिष्कार किया। बिल्कुल सही, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था और वो इंडिया की स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई कमीशन थी जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इस वजह से सभी ने उसका बहिष्कार किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया। बिल्कुल सही। आप सुभाष चंद्र बोस जी से एक चीज और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रावी, चेनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। एक तो देखो इसने बता दी रावी, ठीक है, चेनाब बता दी और झेलम बता दी। इसके अलावा एक सतलज भी है और एक व्यास भी है, इसी को हम बीस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकबा नामक जलधारा मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। वेरी गुड। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, कावेरी। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई, ये क्या है, ये गलत हुआ है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिमसा, हेमवती, भावनी इसकी उपनदी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कृष्णा नदी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहते हुए आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से भी जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंग एवं भद्रा नदियों से मिलकर हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कुंडली वह स्थान जहां तुंग व भद्रा नदी का संगम होता है। हम्पी में बहती तुंगभद्रा नदी हम्पी के निकट तुंग नदी एवं भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तुंगभद्रा नदी भारत की एक बड़ी नदी कृष्णा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स,